नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर की दुनिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी। जी। अब ये दशकों से मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी इसका मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाना है या इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा हो चुका है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ओओपी अब सिर्फ एक तकनीक नहीं रही, वो एक तरह से फिलॉसफी बन चुकी है। ये समस्याओं को देखने और उन्हें सुलझाने का एक नजरिया है। हाँ, और इसी नजरिए को समझने के लिए हम रॉयल रिसर्च के एक प्रकाशन मास्टरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी किताब है वो। बिल्कुल। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ओओपी क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसके जो 3 मुख्य स्तंभ हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, वो जावा, C++ और पाइथन जैसी भाषाओं में अलग-अलग फिलॉसफी के साथ कैसे लागू होते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो पारंपरिक प्रोग्रामिंग से ओओपी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्या था? सोर्स के हिसाब से ये सिर्फ फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स पर आना नहीं था, कुछ और भी था। बिल्कुल। सबसे बड़ा शिफ्ट था जिम्मेदारी को लेकर। मतलब पारंपरिक यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा अलग होता था और उस पर काम करने वाले फंक्शंस अलग। अच्छा। डेटा एक तरह से बेचारा था, कोई भी फंक्शन आकर उसे बदल सकता था। हाँ। ओओपी ने कहा नहीं, डेटा और उस डेटा को बदलने का अधिकार एक ही जगह पर रहेगा। एक ही जगह पर। हाँ, और इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, डेटा और उस पर काम करने वाले मेथड्स का एक बंडल। इससे सॉफ्टवेयर की दुनिया में आप कह सकती हैं अकाउंटेबिलिटी आई। अकाउंटेबिलिटी, ये इंटरेस्टिंग शब्द है। तो ये जो पहला सिद्धांत है एनकैप्सुलेशन, क्या वो इसी अकाउंटेबिलिटी को लागू करने का तरीका है? ये सिर्फ डेटा और मेथड्स को एक साथ पैकेज करने से कहीं ज्यादा है ना? एग्जैक्टली। पैकेजिंग तो सिर्फ पहला कदम है। एनकैप्सुलेशन का असली मकसद है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। कल्पना कीजिए कार के इंजन की। आपको सिर्फ स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर और ब्रेक से मतलब है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि पिस्टन कैसे काम कर रहा है या फ्यूल इंजेक्शन का दबाव कितना है। हाँ, बिल्कुल। क्लास एक इंजन की तरह है जो अपनी अंदरूनी जटिलताओं को छुपा लेती है और बाहर की दुनिया को इस्तेमाल के लिए एक साफ सुथरा इंटरफेस देती है। ठीक है, तो ये जटिलता को मैनेज करने का तरीका है। लेकिन सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि ये सुरक्षा मुफ्त में नहीं आती, और जावा और पाइथन इसे लेकर अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। हाँ, और यहीं पर फिलॉसफी का अंतर दिखता है। जावा जैसे बड़े बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, वो सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है। वो आपको प्राइवेट कीवर्ड देता है। अगर आपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया तो क्लास के बाहर से उसे कोई छू भी नहीं सकता। ये एक सख्त नियम है, एक ताला है। और पाइथन? सोर्स कहता है कि पाइथन का तरीका एक सज्जन समझौते जैसा है। सही कहा। पाइथन कहता है हम सब समझदार लोग हैं। वो आपको वेरिएबल के नाम से पहले एक अंडरस्कोर यानी लगाने की सुविधा देता है। अच्छा। ये एक संकेत है, एक परंपरा है जो कहती है कृपया इसे बाहर से सीधे एक्सेस न करें, ये अंदरूनी मामला है। लेकिन ये कोई ताला नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इस नियम को तोड़ सकते हैं। पाइथन की फिलॉसफी है डेवलपर को आजादी देना, उसे बंधनों में न रखना। लेकिन एक मिनट, अगर ये सिर्फ एक परंपरा है तो क्या ये एनकैप्सुलेशन के पूरे मकसद को एक कमजोर नहीं कर देता? सोर्स का इस पर क्या कहना है कि ये डेवलपर पर भरोसा करो वाला मॉडल बड़ी टीमों में असल में काम करता है? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। सोर्स बताता है कि पाइथन कम्युनिटी का तर्क है कि सख्त नियमों से कोड अक्सर और जटिल हो जाता है। कभी-कभी आपको टेस्टिंग या डिबगिंग के लिए अंदरूनी स्टेट को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये तो है। पाइथन आपको वो लचीलापन देता है, जबकि जावा का नजरिया है कि बड़ी टीमों और लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स में इंसानी गलती की संभावना को कम करने के लिए सख्त नियम बेहतर हैं। तो ये असल में स्पीड और लचीलेपन बनाम सुरक्षा और मजबूती का ट्रेड ऑफ है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन कोड के सुरक्षित आत्मनिर्भर कैप्सूल बनाने के बारे में है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास कई ऐसे कैप्सूल हों जो बहुत मिलते जुलते हों? मान लीजिए एक गेम में 100 तरह के दुश्मन हैं। 100 अलग-अलग क्लास बनाना तो पागलपन होगा। मुझे लगता है सोर्स के हिसाब से यहीं पर इनहेरिटेंस का रोल आता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। इनहेरिटेंस का मूल विचार है ड्राई,
डोंट रिपीट योरसेल्फ। ड्राई, ये सारे गुण और व्यवहार विरासत में मिल जाते हैं। आपको सिर्फ वो चीजें लिखनी होती हैं जो उनमें अलग है, जैसे ड्रैगन क्लास में एक फ्लाई मेथड हो सकता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा और फायदेमंद लगता है, कोड का दोबारा इस्तेमाल, एक साफ सुथरी हायरार्की। लेकिन असल दुनिया इतनी साफ सुथरी नहीं होती। सोर्स C++ और जावा के बीच एक बड़े मतभेद का जिक्र करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ इसे करने देता है, जावा ने इसे क्यों छोड़ दिया? क्या ये इतना खतरनाक है? खतरनाक तो नहीं है, लेकिन बहुत जटिल हो सकता है। C++ आपको एक क्लास को कई पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने की शक्ति देता है। जैसे एक एम्फीबियस व्हीकल क्लास कार और बोट दोनों से गुण ले सकती है। यह शक्तिशाली है, लेकिन ये एक बहुत मशहूर समस्या को जन्म दे सकता है, जिसे डेडली डायमंड ऑफ डेथ कहते हैं। डेडली डायमंड ऑफ डेथ, अरे वाह, ये तो किसी फिल्म के नाम जैसा लगता है। हाँ, नाम तो नाटकीय है। इसमें होता ये है कि अगर कार और बोट दोनों एक ही बेस क्लास, मान लीजिए व्हीकल, से इनहेरिट करते हैं, और फिर एम्फीबियस व्हीकल इन दोनों से इनहेरिट करता है, तो उसके पास व्हीकल के गुण दो अलग अलग रास्तों से आते हैं। इससे बहुत भ्रम और गलतियां हो सकती हैं। C++ इसे संभालने के तरीके देता है, लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। तो जावा के बनाने वालों ने सोचा कि ये सिरदर्द पालने से अच्छा है कि इससे बचाई जाए। एकदम। जावा की फिलॉसफी है सुरक्षा पहले। उन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को पूरी तरह से हटा दिया और उसकी जगह इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लाए। इंटरफेस? जी, इंटरफेस आपको ये बताने देता है कि एक क्लास क्या कर सकती है, जैसे फ्लाइएबल या स्विमेबल, लेकिन ये नहीं बताता कि कैसे करती है। इससे आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के फायदे मिल जाते हैं, लेकिन उसकी जटिलताओं के बिना। ये एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तो हमारे पास सुरक्षित ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एनकैप्सुलेशन, और उन्हें व्यवस्थित करने का तरीका है, यानी इनहेरिटेंस। लेकिन तीसरा सिद्धांत, पॉलीमॉर्फिज्म, हमेशा सबसे ज्यादा अकादमिक लगता है। एक नाम कई रूप। चलिए इसे असल दुनिया से जोड़ते हैं। सोर्स कहता है कि यही वो सिद्धांत है जो OOP को असल में लचीला और शक्तिशाली बनाता है। कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ड्राइंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। आपके पास सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल जैसी कई क्लास हैं, और ये सब एक पेरेंट क्लास शेप से इनहेरिट करती हैं। ठीक है। हर क्लास के पास अपना ड्रॉ मेथड है। सर्कल खुद को गोल बनाता है, स्क्वायर चौकोर। हाँ, समझ गया। अब बिना पॉलीमॉर्फिज्म के अगर आपको स्क्रीन पर मौजूद सभी शेप्स को ड्रॉ करना हो, तो आपको कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल है, तो सर्कल डॉट ड्रॉ कॉल करो। अगर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर डॉट ड्रॉ कॉल करो। ये बहुत थकाऊ और मुश्किल से मेंटेन होने वाला कोड है। समझ गया। हर नए शेप के लिए आपको कोड बदलना पड़ेगा लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म आपको ये करने की इजाजत देता है कि आप सभी ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ शेप की तरह ट्रीट करें। आप बस एक लूप चलाते हैं और हर ऑब्जेक्ट पे शेप डॉट ड्रॉ कॉल करते हैं। अच्छा। सिस्टम अपने आप पता लगा लेता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट असल में सर्कल है और कौन सा स्क्वायर, और वो उसी का सही वाला ड्रॉ मेथड कॉल करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यही इसकी खूबसूरती है। आप जेनेरिक कोड लिख सकते हैं जो भविष्य में आने वाले नए तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी बिना बदले काम करता है। और ये अलग-अलग भाषाओं में अलग तरह से काम करता होगा। सोर्स में C++ के वर्चुअल फंक्शंस का जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, C++ में परफॉर्मेंस सबसे ऊपर है। पॉलीमॉर्फिज्म को रन टाइम पर काम करने के लिए C++ एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है जिसे वर्चुअल टेबल या V टेबल कहते हैं। V टेबल? जी, ये हर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी एक छोटी सी लुकअप टेबल होती है जो बताती है कि सही फंक्शन कहाँ मिलेगा। इससे हर फंक्शन कॉल में एक छोटा सा नैनो सेकेंड का ओवरहेड जुड़ जाता है। ज्यादातर मामलों में इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गेम इंजन जैसी हाई परफॉर्मेंस जगहों पर डेवलपर्स को इस कीमत के बारे में पता होना चाहिए। और पाइथन, उसकी डायनामिक टाइपिंग का यहाँ क्या रोल है? पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म लगभग मुफ्त है। ये उसकी प्रकृति में है। इसे डक टाइपिंग कहते हैं। डक टाइपिंग? हाँ, अगर वो बत्तख की तरह चलता है और बत्तख की तरह बोलता है तो वो बत्तख ही है। पाइथन को इस बात की परवाह नहीं है कि ऑब्जेक्ट शेप क्लास का है या नहीं। उसे बस इस बात की परवाह है कि क्या उस ऑब्जेक्ट के पास डॉट ड्रॉ नाम का मेथड है। अगर है तो वो उसे चला देगा। बस अगर है तो वो उसे कॉल कर देगा। ये बेहद लचीला है और यही वजह है कि पाइथन स्क्रिप्टिंग और डेटा साइंस में इतना लोकप्रिय है। बहुत बढ़िया। तो हमने इन सिद्धांतों की गहराइयों को समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ लाते हैं।
अगर कोई डेवलपर आज एक नया ओओपी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो सोर्स के हिसाब से इन 3 भाषाओं जावा, C++ और पाइथन के बीच चुनाव करते समय उसे किस मूल दार्शनिक अंतर को ध्यान में रखना चाहिए? सोर्स इसे 3 अलग-अलग किरदारों की तरह पेश करता है। जावा है सुरक्षित कॉर्पोरेट योद्धा। योद्धा। हाँ, इसकी फिलॉसफी है मजबूती, पोर्टेबिलिटी और सख्त ओओपी नियम। ये उन बड़े जटिल एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए बना है जिन्हें दशकों तक चलना है और जिन्हें कई डेवलपर्स की टीमें मेंटेन करेंगी। यहाँ सुरक्षा और स्थिरता सबसे ऊपर है। और C++? वो पावर टूल वाला किरदार। बिल्कुल। C++ है हाई परफॉर्मेंस पावर टूल। इसकी फिलॉसफी है डेवलपर को पूरा कंट्रोल दो। ये आपको हार्डवेयर के सबसे करीब ले जाता है। ये आपको वो शक्ति देता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसी जटिल चीजें कर सकें, लेकिन साथ ही ये आपको गलती करने की भी पूरी आजादी देता है। ठीक है। ये उन जगहों के लिए जरूरी है जहां हर एक साइकिल और हर एक बाइट मेमोरी मायने रखती है, जैसे कि AAA गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स। और अंत में पाइथन, जो शायद सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। हाँ, पाइथन है व्यवहारिक, तेजी से काम करने वाला दोस्त। इसकी फिलॉसफी है डेवलपर का जीवन आसान बनाओ। यहाँ ओओपी एक साधन है, साध्य नहीं। नियम तोड़े जा सकते हैं अगर उससे कोड ज्यादा साफ और जल्दी लिखा जा सके। इसकी सरलता और शक्तिशाली लाइब्रेरियों की वजह से ये वेब डेवलपमेंट और खासकर डेटा साइंस में राज करता है, जहां प्रोटोटाइप बनाने और नतीजे पाने की रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसे असली दुनिया से जोड़ते हैं। इन सभी तकनीकी बातों का असल में मतलब क्या है? किसी को इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चलिए गेम डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। ये C++ फिलॉसफी, कंट्रोल ओवर सेफ्टी, किसी मॉडर्न गेम में कैसे दिखती है? एक मॉडर्न वीडियो गेम के बारे में सोचिए। स्क्रीन पर हजारों चीजें एक साथ हो रही हैं। गोलियां, धमाके, सैकड़ों कैरेक्टर्स, जटिल फिजिक्स। यहाँ हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। हर एक चीज? हाँ, हर गोली एक ऑब्जेक्ट है, हर दुश्मन एक ऑब्जेक्ट है। C++ डेवलपर्स को ये कंट्रोल देता है कि वो इन हजारों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी को सीधे मैनेज कर सके, ताकि गेम 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर बिना अटके चल सके। यहाँ जावा की ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जैसी सुरक्षा एक लग्जरी होगी जो परफॉर्मेंस को धीमा कर सकती है। इसीलिए गेमिंग इंडस्ट्री C++ पर चलती है। और दूसरी तरफ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में पाइथन का दबदबा क्यों है? वहां तो कोई वी टेबल की चिंता नहीं कर रहा होगा। वहां चिंता दूसरी है, एक्सपेरिमेंट करने की रफ्तार। सोर्स बताता है कि पाइथन की साइकिट लर्न जैसी लाइब्रेरियां ओओपी का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। एक मशीन लर्निंग मॉडल जैसे लीनियर रिग्रेशन खुद एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा। डेटा को साफ करने वाला एक टूल जैसे स्टैंडर्ड स्केलर भी एक ऑब्जेक्ट है। आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक पाइपलाइन में एक साथ जोड़ सकते हैं। और model.fit और model.predict पॉलीमॉर्फिज्म का क्लासिक उदाहरण है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। हर मॉडल का फिट मेथड अलग तरह से काम करता है, लेकिन आपको एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बस फिट कॉल करते हैं। इसने मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा सुलभ बना दिया है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, तो ओओपी सिर्फ एक प्रोग्रामिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि ये जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अलग-अलग फिलॉसफी का एक सेट है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। क्या वो जावा की तरह चट्टान जैसी मजबूती है, C++ की तरह कच्ची परफॉर्मेंस है, या पाइथन की तरह तेजी से विकास करना है? आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। चुनाव हमेशा समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। आज की ये चर्चा वाकई बहुत गहरी थी। ये साफ है कि ओओपी की समझ किसी भी डेवलपर के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सिंटैक्स सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रेड ऑफ को समझने और किसी काम के लिए सही टूल चुनने के बारे में है। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल उभरता है जिसका जिक्र सोर्स के आखिर में भी है। बताइए। सोर्स में बताया गया है कि ओओपी वास्तविक दुनिया की इकाइयों को मॉडल करने में बहुत अच्छा है। एक कार, एक ग्राहक, एक अकाउंट। लेकिन जैसे जैसे हम एआई, डिजिटल ट्विन्स और मेटावर्स जैसी और भी जटिल प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां चीजें सिर्फ अकेली नहीं होती बल्कि जुड़ी होती हैं। हाँ, बल्कि उनके बीच के रिश्ते, उनके आपसी प्रभाव और उनका व्यवहार लगातार बदलता रहता है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में प्रोग्रामिंग का अगला बड़ा प्रतिमान, अगला पैराडाइम कैसा होगा।
क्या वो सिर्फ वस्तुओं को मॉडल करेगा या उनके बीच के इन जटिल, हमेशा बदलते रिश्तों को? और शायद बहुत दूर की सोचें तो चेतना यानी कॉन्शियसनेस को भी मॉडल करने का प्रयास करेगा। ये एक सोचने वाली बात है।